गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जियोग्राफी के चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 4। पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड अपलोड हो चुका है। जिसने नहीं देखा है पहले वो देख लें और मेरी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन का यूज़ भी करें। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग की ज़रूरत क्यों लगती है? व्हाई वी नीड रिसोर्स प्लानिंग? क्योंकि हम सब जानते हैं कि सपोज एक लैंड पर कोई भी एक पर्टिकुलर रिसोर्स है तो वो सेम रिसोर्स अदर प्लेस पे हो, ये ज़रूरी नहीं है। सपोज कहीं पर कॉल की अगर माइंस मिलती है तो ज़रूरी नहीं है कि किसी अदर स्टेट में भी वही माइंस मिले। यानी रिसोर्स अलग अलग प्लेस पे अलग अलग हमें अवेलेबल होते हैं। हो सकता है कि कहीं बहुत ज़्यादा हो और हो सकता है कि कहीं हो ही नहीं। ये ऐसी कंडीशन हमारे इंडिया में देखने को मिलती है। इंडिया हैज़ enormous diversity in the availability of resource। यानी हमारे यहाँ पर इंडिया में अलग अलग टाइप के रिसोर्स अलग अलग प्लेस पे हमें देखने को मिलते हैं। Some place have many resource and some place have resource not available। यानी कुछ प्लेस ऐसे होंगे जहाँ पर बहुत सारे रिसोर्स देखने को मिलेंगे और कुछ प्लेस ऐसे होंगे जहाँ पर रिसोर्स हमें देखने को ही नहीं मिलेंगे। अगर हम इनका एग्जाम्पल देखते हैं, स्टेट में हमारा एमपी लेते हैं। हमारे एमपी में कोल बहुत ज़्यादा मिलता है। वहीं पर अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर वाटर रिसोर्स बहुत ज़्यादा है। वाटर रिसोर्स इसका मतलब ये नहीं कि वो सारी चीज़ें फुलफिल कर लेगा, सिर्फ वहाँ पर वाटर की फैसिलिटी बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर हम लेक में देखें तो वहाँ का डेवलपमेंट इतना अच्छा नहीं है। डेवलपमेंट की अभी भी वहाँ नीड है। वहीं हम राजस्थान की बात करें तो ये हम सब जानते हैं कि वहाँ सोलर एंड विंड एनर्जी बहुत ज़्यादा है। बट राजस्थान एक डेजर्ट होने की वजह से वहाँ पर वाटर रिसोर्स की बहुत ज़्यादा कमी है। वहीं हम लद्दाख की बात करें तो वहाँ के लोग कल्चर को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, बहुत सारे कल्चर्स को फॉलो करते हैं वो लोग। बट वहाँ पर विटल मिनरल्स की बहुत ज़्यादा कमी है। विटल मिनरल्स यानी जो मिनरल्स हमारी नीड हैं, यानी जो बहुत महत्वपूर्ण मिनरल्स हैं, उन मिनरल्स की बहुत ज़्यादा कमी हमको देखने को मिलती है। तो हमने ये देखा कि स्टेट में कैसे रिच मिनरल कहीं पर बहुत ज़्यादा है और कहीं पर किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी है। यानी ये ज़रूरी नहीं कि किसी स्टेट में अगर मिनरल्स हैं या कोई रिसोर्स हैं तो वो पूरी तरह से डेवलप है या वो किसी और पर डिपेंड नहीं है। ऐसा नहीं होता है। रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। अब हमने अभी देखा है कि सब जगह अलग अलग रिसोर्स अवेलेबल होते हैं, तो उसके लिए कुछ प्लानिंग करना भी ज़रूरी है। तो आखिर हमारे इंडिया में रिसोर्स की क्या प्लानिंग की जाती है? कैसे फाइंड किया जाता है कि कौन सा रिसोर्स बहुत ज़्यादा है तो हमें कहीं और सेंड करना है या कौन सा है? तो उसके लिए कुछ प्लानिंग बनाई जाती है। तो सबसे पहले हम करते हैं आइडेंटिफाई।
आइडेंटिफिकेशन यानी हम पहले फाइंड करते हैं कि कौन सा मिनरल कहाँ पर किस क्वांटिटी और किस क्वालिटी में है, देन आफ्टर उसकी प्लानिंग होती है। प्लानिंग मीन्स कौन से स्टेट में कितनी नीड है, कहाँ पर कितना रिसोर्स है, क्या हमें किसी स्टेट से किसी अदर स्टेट में उसको सेंड करना है ताकि वो अपनी नीड को फुलफिल कर सके, ये सारी प्लानिंग करी जाती है। देन नेशनल डेवलपमेंट यानी हमारी नीड फुलफिल होने के बाद, सारे स्टेट में हमारी नीड फुलफिल होने के बाद क्या हमारे पास वो रिसोर्स और ज़्यादा है कि हम किसी और अदर कंट्री को सेंड कर सकें, जिसकी वजह से हमारी अर्निंग या इकोनॉमिक कंडीशन और अच्छी बेहतर हो जाए। तो इस तरह की प्लानिंग भी उसमें की जाती है। तो इस तरह से हमारे रिसोर्स की प्लानिंग हमारे इंडिया में की जाती है। The availability of resource is a necessary condition for the development। यानी हमने ये देखा है कि जहाँ पर रिसोर्स की अवेलेबिलिटी है वहाँ पर डेवलपमेंट की कंडीशन ज़्यादा अच्छी होती है या ज़रूरत होती है। अगर जहाँ पर रिसोर्स है, सपोज वहाँ मशीनरी नहीं है रिसोर्स निकालने की, तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक थिंग्स होती है। इसलिए जहाँ पर रिसोर्स है वहाँ पर हमें ज़रूरत होती है कि वहाँ का डेवलपमेंट अच्छा हो। सम कंट्री हैव poor resource but they are developed। यानी अगर सपोज कुछ कंट्री में रिसोर्स की कमी है तो हम ये नहीं कह सकते कि वो डेवलप नहीं है या वो डेवलप नहीं हो सकती। बहुत सी बार टेक्नोलॉजी के थ्रू भी बहुत सी कंट्री डेवलप्ड हो जाती है। Rich resource in colonies were the main attraction for the foreigner इन्वेडर्स। यानी हमने हमारे हिस्ट्री में भी बहुत सी बार देखा है कि बहुत सारे कॉलोनियल्स लोग अटैक किया करते हैं। तो अटैक का रीज़न क्या है? क्या वो सारी कंट्री पे तो अटैक नहीं करते, कुछ कुछ कंट्री पे ही अटैक करते हैं। तो वो क्या चीज़ देखते हैं? वो ये देखते हैं कि कहाँ पर रिच रिसोर्स यानी रिसोर्स की अवेलेबिलिटी कहाँ पर ज़्यादा है जिसकी वजह से उनकी इनकम अच्छी हो सके, या कहाँ पर वो टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं जिसकी वजह से वो अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को बेहतर बना सकें। और अधिकतर वहीं पर वो फॉरेनर लोग अटैक किया करते थे। ये हमें हिस्ट्री में देखने को मिलता है। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स। आखिर हमें रिसोर्स को कंजर्व करने की नीड क्यों है? ये हम सब जानते हैं, क्योंकि रिसोर्स को बनने में हज़ारों या मिलियन ईयर्स लग जाते हैं। अगर हम उनको कंजर्व करके नहीं रखेंगे, ख़त्म कर देंगे, तो हम हमारे फ्यूचर जनरेशन को कुछ भी नहीं दे पाएंगे। ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स में लीड टू सोशल इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंट प्रॉब्लम। अगर हम रिसोर्स का ओवर यूटिलाइजेशन कर लेते हैं यानी बहुत ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर देते हैं, तो हमने ये देखा है कि हमें कहीं ना कहीं सोशल
इकोनॉमिक या इन्वायरमेंट प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है, जैसे हमारा ओजोन लेयर प्रॉब्लम, पॉल्यूशन प्रॉब्लम, लाइक दिस, अगर हम उन रिसोर्स का ओवर यूटिलाइजेशन करते हैं तो। वैसे ही हमारे गांधी जी ने कुछ वर्डिंग कही है रिसोर्स को लेकर, देयर इज इनफ फॉर एवरीबडी, need and not for anybody greed। यानी हमारे पास रिसोर्स इतने हैं कि हम सभी की नीड को फुलफिल कर सकते हैं, बट किसी की लालच के लिए हमारे पास कोई रिसोर्स नहीं है, यानी किसी की लालच को फुलफिल करने के लिए हमारे पास कोई रिसोर्स अवेलेबल नहीं होते हैं। वहीं हम एक और रिसोर्स की बात करते हैं, लैंड रिसोर्स। ये हम सब जानते हैं कि हम इसी लैंड पर रहते हैं और ये एक लिमिटेड रिसोर्स है। वी लिव ऑन लैंड। हम इस रिसोर्स को बढ़ा नहीं सकते, कम नहीं कर सकते, ये एक लिमिटेड रिसोर्स है। अगर हम इसकी प्लानिंग को देखते हैं कि आखिर ये कितने पार्ट में डिवाइडेड है, तो हमने ये देखा है कि लैंड रिसोर्स 43% जो है प्लेन लैंड एरिया है, यानी प्लेन लैंड एरिया नहीं जहाँ पर एग्रीकल्चर कर सकते हैं, इंडस्ट्री लगा सकते हैं। इस तरह 43% ये लैंड है। 30% देखें तो वहाँ पर है माउंटेन। माउंटेन अधिकतर टूरिस्ट प्लेस माना गया है। वहीं पर 27% लैंड प्लेट्यू एरिया है। प्लेट्यू एरिया में हमारे फॉरेस्ट, फॉसिल फ्यूल, ये सारी चीज़ें आती हैं। इस तरह से हमारी लैंड इन पार्टों में डिवाइडेड है। अब हम लैंड का यूटिलाइजेशन कहाँ कहाँ करते हैं। हमने देखा कि हमने इतने पार्ट में लैंड को डिवाइड किया है। अब इसका यूटिलाइजेशन कैसे होता है। यूटिलाइजेशन एक तो फॉरेस्ट के रूप में होता है, कुछ पार्ट हमारा फॉरेस्ट में है, कुछ लैंड ऐसा है जिसको बंजर कह सकते हैं, यानी नॉट फॉर एग्रीकल्चर, जो खाली पड़ी है ज़मीन जिस पर हम क्रॉपिंग वगैरह नहीं कर सकते हैं। कुछ लैंड ग्रेजिंग लैंड है, यानी चरागाहों के लिए, हमारे यहाँ एनिमल्स है जिस पर हम डिपेंड हैं, उससे बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, उसके लिए हमारे यहाँ कुछ ग्रेजिंग लैंड भी बनाई गई है। कुछ लैंड ऐसी होती है जो 4 या 5 ईयर तक यूज ही नहीं की गई है, यानी बहुत लंबे टाइम तक उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं किया गया है। और कुछ लैंड ऐसी होती है नेट सोन एरिया, यानी जिस पर हम क्रॉपिंग करते हैं। कुछ लैंड ऐसी जिसमें 1 ईयर में 1 टाइम क्रॉप होती है, कुछ लैंड ऐसी हैं जिसमें 1 ईयर में 2 टाइम क्रॉप होती है। तो उसका पूरा कैलकुलेशन करके हम नेट सोन एरिया निकालते हैं, जिसका हम देखते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।